Hello students, welcome to maths class. I am Vaishali, your maths teacher is again with you. I hope you all are fine. In this class, we are going to start chapter number 5 and the name of chapter is data handling. डाटा को हैंडल कैसे करते हैं मीन्स एक सिस्टमैटिक वे से किसी भी इंफॉर्मेशन को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, कैसे अपने पास रख सकते हैं कि उसको स्टडी करना इजी हो जाए हमारे लिए। ठीक है, तो इसकी कुछ बेसिक टर्म्स हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डाटा क्या है, रो डाटा क्या है, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल में भी ग्रुप बनाते हैं और एक अनग्रुप टाइप के बनाते हैं। नेक्स्ट हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले डाटा का मतलब क्या है। आपसे कहा जाए कि आप अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के, सपोज मैंने एक टेस्ट लिया 10 मार्क्स का मैथ्स का, क्लियर? तो मैं आपसे कहूँ कि सपोज आपकी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स हैं और मैं आपसे कहूँ कि उनके मार्क्स नोट करिए, तो आप 1 बाय 1 सबके मार्क्स नोट करेंगे। क्लियर? तो ये क्या किया आपने, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है ना, एक डाटा कलेक्ट किया है, राइट? तो इसी टाइप से हम और भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? अब रो डाटा का क्या मतलब है, जब हम डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन किसी सिस्टमैटिक फॉर्म में नहीं है, हम रैंडमली कलेक्ट किए जा रहे हैं। हमने मार्क्स पूछे तो किसी के मार्क्स 10 हैं, सपोज मार्क्स अगर किसी स्टूडेंट्स के आपने पूछे तो फर्स्ट स्टूडेंट से आपने पूछे तो उसके 10 हुए, सेकंड से पूछे तो उसके 5 है, फिर 7 है, फिर 3 है, फिर 2 है, ऐसे 4, 9, 7, 2, 3। ठीक है, तो इस टाइप से आप मार्क्स पूछ रहे हैं। क्लियर? अब ये क्या है, ये एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, हम इसको सिस्टमैटिक वे से कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे जिससे किसी भी डाटा को स्टडी करना इजी हो जाए हमारे लिए। क्लियर? नेक्स्ट है, देखो इन सारी टर्म्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ क्या है, आपसे कहा जाए सपोज एक कंपनी है, ठीक है, उसकी कार प्रोडक्शन है कुछ, मतलब वो कार प्रोडक्ट करती है, तो उसमें क्या अगर हम कंसीडर करें कि सपोज मार्च मंथ में उसने कितनी कार्स प्रोडक्ट की और उसने उसको ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, और अप्रैल में अगर लिखा जाए तो अप्रैल की सपोज उसकी ये प्रोडक्शन है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पर हम ये डिफाइन कर देते हैं कि ये एक स्टार किसके इक्वल है, हम इसको की बोलते हैं ना, कि इसमें हम की क्या यूज कर रहे हैं कि 1 स्टार सपोज इज इक्वल्स टू 50 कार्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हमसे कहा जाए मार्च में कितनी कार्स हैं, तो 1 2 3, एक कार 50 के इक्वल है, तो 3 कितने के इक्वल, 150 कार्स है ना। 2 स्टार्स किसके इक्वल होंगे, 100 कार्स। ठीक है, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसके बारे में आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है मेरे पास बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है, हम रेक्टेंगल्स का यूज करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल्स और ऑफ सेम विड्थ सबकी सेम होती है। जब हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, आपको ये सारे जो बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ है, ये कहाँ पर बनाने हैं, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। क्लियर? तो ग्राफ पेपर पे, आपने ग्राफ पेपर देखा हुआ है पहले कि किस टाइप का होता है मेरे पास। देखो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको इस बार ग्राफ का, क्या इसका बेनिफिट है, किस तरीके से हम इसको स्टडी करते हैं। सपोज देखो ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, और ये वाई एक्सिस, दोनों बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं आपस में। क्लियर? यहां से आपने सपोज जो डार्क लाइंस होती है ना ग्राफ पेपर पे, उनके बीच में 10 लाइट कलर की लाइंस होती है, मींस स्मॉल बिल्कुल छोटे छोटे गैप के साथ होती है। ऐसे एक स्क्वायर बॉक्स बन रहे होते हैं यहाँ पर, जिसमें 10 स्मॉल लाइंस होती हैं, है ना, मतलब उनमें गैप बहुत कम होता है। ठीक है, तो हम इसको पूरी एक यूनिट कंसिडर कर रहे हैं। क्लियर? 1 यूनिट। तो यहाँ पर हमने इतना गैप छोड़ा, फिर फर्स्ट बार सपोज ये बनाया हमने, फिर इतना ही गैप जितना हमने यहाँ छोड़ा, जितना हमने यहाँ लिया, इतना ही गैप यहाँ लेना है, फिर इतना ही गैप, मतलब एक स्क्वायर बॉक्स हम लेते जा रहे हैं। ठीक है, सपोज नेक्स्ट जो बार है वो ऐसे बन रहा है मेरे पास, तो ये बार्स बन रहे हैं। ठीक है, रेक्टेंगल्स हैं जिनकी विड्थ सेम है, लेंथ चेंज होती जा रही है, जो हाइट है इनकी,
और वो हाइट हमें बताती है कि कौन सा ज्यादा, ये ज्यादा है ये कम है ना। अगर सपोज ये डाटा है, यहाँ पर मैंने लिखा मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है, ये मार्क्स है किसी स्टूडेंट के, और यहाँ मैंने सब्जेक्ट लिख दिया सपोज ये मैथ्स में है और ये इंग्लिश में है, ठीक है, क्लियर। और मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर ये 20 है, ऐसे ही ये 30 है। सेम जैसे हमने यहाँ पर एक एक यूनिट का गैप लिया ना हमने, मतलब एक एक स्क्वायर बॉक्स में लेते गए, ऐसे ही यहाँ पर इनके बीच में 10 स्मॉल लाइंस होती हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट 10, मतलब ये जो मार्क करा है हमने ये डार्क लाइंस पे है जो ग्राफ पेपर पे होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मुझे ये पता लग रहा है देखते ही कि मैथ्स के मार्क्स 10 है और इंग्लिश के मार्क्स 20 है। इसकी हाइट को देखकर हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इंग्लिश के मार्क्स ज्यादा है और मैथ्स के कम है, क्लियर। तो बार ग्राफ में हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट डबल बार ग्राफ है उसमें हम कंपैरिजन भी और इजीली कर सकते हैं। किसी भी दो का कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। देखते हैं हम एक एग्जांपल से। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूनिट लिखनी जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स भी कटते हैं इसके। यूनिट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब स्केल। जो हम ये मेजर कर रहे हैं ये क्या है, एक यूनिट है, 1 यूनिट, या हम पहले 1 स्क्वायर बॉक्स भी लिखते थे इसको, क्लियर। तो ये 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 10 मार्क्स को। मार्क्स है ना, हर बार 1 यूनिट में 10 मार्क्स आ रहे हैं। ये 10 थे, नेक्स्ट में फिर 10 आए, 10 और 10 मिलके यहाँ 20 मार्क किया हमने। नेक्स्ट में फिर 10 आ गए, तो 10 और ये वाले 10, 30 हो गए टोटल, क्लियर। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मार्क्स, 10 मार्क्स। जो भी चीज यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। अगर सपोज कार्स वाली प्रोडक्शन थी तो हमने यहाँ पर तो मंथ के नेम लिख देते कि मार्च यहाँ, अप्रैल यहाँ, मई यहाँ, और कार्स यहाँ पर डाल देते 100, 200, 300, 400। तब ये किसको रिप्रेजेंट करता, नंबर ऑफ कार्स को। तो हम क्या लिखते, अगर सपोज यहाँ होता 100 और यहाँ लिखते हम कार, ठीक है। तो हम क्या लिखते, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 कार्स, क्योंकि यहाँ पर मैंने 100 लिखा है ना, मतलब एक यूनिट 100 नंबर ऑफ कार्स को रिप्रेजेंट कर रही है। आया समझ। तो ऐसे हम बार ग्राफ से इजीली डाटा को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, डबल बार ग्राफ। अब डबल बार ग्राफ में हम कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। सपोज ये जो मैंने अभी मार्क्स लिखे, देखो इधर ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। एक ही स्टूडेंट के मार्क्स हैं ये, ठीक है। एक मान लो हमने 7th क्लास के लिख रहे हैं, ये 7th में उसके 10 थे किसी टेस्ट में, और अभी मैंने या फिर हम ऐसे कर रहे हैं कि 2 लगातार टेस्ट हुए, फर्स्ट यूटी और सेकंड यूटी, ठीक है। फर्स्ट यूटी में सपोज उसके 10 मार्क्स थे, बट सेकंड यूटी में उसने इंप्रूव किया और उसके मार्क्स अब हो गए इतने। मींस ये सेंटर में है, देखो यहाँ पे 15 है ना, ग्राफ पेपर पे हम इजीली रीड कर सकते हैं, क्लियर। ऐसे ही अब ये मार्क्स मैथ्स के थे, एक को हमने थोड़ा सा शेडेड कर दिया कि दोनों में हम डिफरेंशिएट कर पाए। नेक्स्ट सपोज जब हम डबल बार ग्राफ बना रहे हैं तो ये दोनों बार्स हमने एक साथ बनाए जिनका कंपैरिजन कर रहे हैं। अब फिर सेम एक स्क्वायर यूनिट का, एक बॉक्स का हमने गैप छोड़ा है यहाँ पर, एक स्क्वायर बॉक्स का। नेक्स्ट सपोज इंग्लिश के मार्क्स थे उसके इतने, ठीक है, और यहाँ पर सपोज उसके अब मार्क्स इतने हैं, ये है यहाँ हमारे पास इंग्लिश, क्लियर। स्केल मेजर करना जरूरी है यहाँ पर। तो स्केल में क्या है, देखो वही सेम, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स। और हम ये भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये जो खाली बॉक्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये शेडेड है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो जिसको हमने शेड नहीं किया, जो खाली है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट यूटी को, ठीक है। और जो शेडेड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड यूटी को, क्लियर। तो अब देखो हम इसको पढ़ के इजीली बता सकते हैं कि फर्स्ट यूटी से सेकंड यूटी में मार्क्स ज्यादा हुए मैथ्स के, लेकिन इंग्लिश के मार्क्स कम हो गए, राइट। तो हम बता सकते हैं कि उसने इंप्रूव किया या उसके मार्क्स कम हुए, ठीक है। तो डबल बार ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक स्क्वायर बॉक्स का गैप छोड़ा, एक बॉक्स का गैप छोड़ा हमने यहाँ पर, फिर अपना बार ग्राफ जो भी बार बनाना था हमने वो बनाया, दैट इज रेक्टेंगल, उतनी ही विड्थ की, फिर इतनी ही विड्थ का एक और बार है, फिर इतनी ही विड्थ का हमने ये गैप छोड़ा है, फिर दोबारा से सेम वही प्रोसेस,
क्लियर? स्केल मेंशन जरूर करेंगे आप। और अगर इस टाइप से बना रहे हैं तो आप इसको कलरिंग कर सकते हैं, मतलब आपने एक में पेंसिल से शेड कर दिया, एक को ब्लैंक छोड़ दिया, या एक में ब्लैक पेन से मार्क कर दूसरे कलर की पेंसिल से मार्क कर दिया और एक में दूसरे कलर की, ठीक है? तो आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास? फ्रीक्वेंसी टेबल। अब फ्रीक्वेंसी टेबल में भी देखो दो है हमारे पास, है ना, ग्रुप और अनग्रुप। जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो ग्रुप और अनग्रुप दोनों तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर मार्क्स लिखे थे कुछ स्टूडेंट्स के, क्लियर? तो अब ये मार्क्स कैसे मेंशन कर सकती हूँ मैं? यहाँ पर मैंने लिखे मार्क्स, यहाँ मैंने लिखी टेली मार्क्स, और यहाँ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, क्लियर? तो मार्क्स में देखो, अगर मैं यहाँ लिख रही हूँ 2, फिर मैंने लिखा 3, 4, 5, मतलब जितने भी जो अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं, तो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 और 2 टाइम्स आया, तो ये क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी है। टेली मार्क्स में 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर ये 2, तो 2 आ गए, क्लियर? अगर मुझे 5 को रिप्रेजेंट करना हो यहाँ टेली मार्क्स में, तो 1 2 3 4, और जो फिफ्थ है ना, वो फिफ्थ नंबर को ऐसे कट करते हैं, फिर 6 से दोबारा स्टार्ट कर देते हैं, 6 7 8 9 10 में फिर ऐसे, क्लियर? ऐसे एक कट लगाना है, ठीक है? तो टेली मार्क्स को हम ऐसे लिखते हैं, इसके बारे में आपने पहले पढ़ा हुआ है। और लास्ट में जाके हम इसका टोटल लिख देते हैं कि अब टोटल यहाँ पर कितना है, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज का टोटल है। सपोज अगर ये टोटल 10 है तो 10 आ गया, ठीक है? अब ये तो हमने अनग्रुप मतलब ग्रुपिंग नहीं की, सिंपल जो अलग अलग नंबर्स थे वो लिख दिए। बट दूसरा तरीका क्या है, मैं इसकी ग्रुपिंग कैसे कर सकती हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि 0 से 5 के बीच में किसके मार्क्स है और 5 से 10 के बीच में कितने मार्क्स है। 0 से 5 के बीच का मतलब देखो ये एक इंटरवल बना दिया मैंने, ठीक है? क्लास इंटरवल। 0 इसकी लोअर लिमिट है, 5 क्या है? अपर लिमिट। और इसकी विड्थ कितनी है? अपर में से लोअर को माइनस करेंगे, 5 - 0 इज 5, तो विड्थ कितनी हुई? 5 विड्थ। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब जब हम मार्क्स देखेंगे ना, जैसे देखो ये 5 है यहाँ पर किसी के मार्क्स, है ना, तो यहाँ कंफ्यूजन होता है कि इस 5 को हम यहाँ लें या फिर यहाँ लें, क्लियर? तो 5 को किस में काउंट करेंगे? हम 5 को यहाँ काउंट करेंगे जब 5 अपर लिमिट है तब। अब जैसे ये 10 है तो 10 इसमें काउंट नहीं होगा, 10 नेक्स्ट वाले में काउंट होगा, 10 to 15 में, ठीक है? फिर उसमें 15 काउंट नहीं होगा, 15 किस में होगा? 15 to 20 में, क्लियर? तो आप 0 से 5 के बीच में देखो कितने मार्क्स हुए? 3 है, 2 है, ये 2 और ये 3, दैट इज, और ये 4, ठीक है? तो 5 मार्क्स आए हमारे पास, मतलब 5 टाइम्स आ रहे हैं ये। तो टेली मार्क्स 1 2 3 4 5। अब हमने 5 को इसमें काउंट नहीं किया, 5 नेक्स्ट इंटरवल में आया, ठीक है? इन इंटरवल की विड्थ सेम चल रही है, क्लियर? और जब हम इस इंटरवल्स के लिए अब जब हम अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहे ना, तो हम हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे। सक्सेसिव इंटरवल्स है ना, देखो 0 फिर 5 फिर 10 फिर 15 आएगा, फिर 20, ऐसे चल रहा है। तो अब जब हम हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं तो हिस्टोग्राम में इंटरवल्स आते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर मैंने एक हिस्टोग्राम यहाँ पर देखो प्लॉट किया तो कैसे आएगा? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब जब हिस्टोग्राम बनाएंगे तो देखो 0 5 10 सेम विड्थ लेके चल रही है, 15 20 ऐसे। यहाँ पर ये क्या थे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, कितने कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, ठीक है? और यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या बन रहा था, 0 से 5 के बीच में यहाँ पर ये मार्क्स है, सॉरी, ठीक है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम यहाँ रिप्रेजेंट करें, दैट इज फ्रीक्वेंसी पे। तो ये हमारे पास मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, है ना? 0 से 5 5 से 10 10 to 15 ये मार्क्स है, और यहाँ पर स्टूडेंट्स आएंगे, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लियर? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में सपोज मैंने यहाँ लिखा 2 4 6 8 10, वो जितने भी हमारे पास आएंगे, क्लियर?
तो अब 0 से 5 के बीच में कितने आए थे मेरे पास? 5 थे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे ना 0 से 5 के बीच में। तो 0 से 5 के बीच में 5 का मतलब यहाँ बीच में आएगा इसके, तो ये ऐसे बन जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट 5 to 10 था। सपोज 5 to 10 के बीच में 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे। अगर हम काउंट करते हैं सपोज वो 2 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 2 के लिए 5 to 10 में ऐसे बन जाएगा। क्लियर? स्केल यहाँ पर भी मेंशन करेंगे। 1 unit is equals to 2 students. 1 unit is equals to 2 students. आया समझ? तो ऐसे हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। जब क्लास इंटरवल्स है मेरे पास, मैं हिस्टोग्राम तभी बना सकती हूँ, ठीक है? क्योंकि हमें सक्सेस से बिना किसी गैप के चाहिए। यहाँ पर गैप नहीं है बार्स के बीच में, जैसे बार ग्राफ है वैसा ही है, बट वहां पर गैप होता था बीच में इक्वल, बट यहाँ पर गैप नहीं है और इसके लिए मुझे इंटरवल्स जरूरी है। क्लियर? इंटरवल्स होंगे तभी हम हिस्टोग्राम बना पाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या है? एक सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं हम। सर्कल में मैंने सपोज ये हिंदी का पार्ट है, ये इंग्लिश का पार्ट है और ये सारा मैथ्स का पार्ट है, ठीक है? मतलब ये हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, ये मैथ्स के मार्क्स, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? फिर हम इसके एंगल्स फाइंड करते हैं, कितना इसके अंदर मैटर है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हिंदी के, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, तो इसके बारे में कैसे हम पढ़ते हैं अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। बट ये रिप्रेजेंट क्या करता है पाई चार्ट? ये एक होल का पार्ट रिप्रेजेंट करता है, ये कंप्लीट है। देखो ये सर्कल तो, और ये क्या है? इसका एक पार्ट है ना? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्ट ऑफ होल। क्लियर? तो इन सबसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइजेस में। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे। इनसे रिलेटेड जो भी ये मेन पॉइंट्स हैं, इनकी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। यू हैव टू राइट डाउन दीज कॉन्सेप्ट्स इन योर नेक्स्ट पेयर नोटबुक। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट।